सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम कक्षा 8 में हमारी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें हमने पहला अध्याय पढ़ लिया था, अहमदनगर का किला। और आज हम उसके पाठ भी पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़े थे। और आज हम भारत की खोज में दूसरा अध्याय है, तलाश। तो ये अध्याय हम पढ़ेंगे। इसमें लेखक भारत की तलाश कर रहा है, मतलब भारत की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों, धर्मों, विभिन्न व्यक्तियों, संप्रदायों आदि के बारे में जो गूढ़ बातें हैं उनको लेखक खोजना चाह रहा है और लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा है। नेहरू जी बताते हैं कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा कि वे भारत को समझें। क्या करें? भारत को समझें और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। उनके मन में प्रश्न उठते थे। नेहरू जी के मन में क्या प्रश्न उठते थे? नेहरू जी के मन में प्रश्न उठते थे। क्या प्रश्न उठते थे? एक तो आखिर भारत है क्या? आखिर भारत है क्या? यानी वो भारत को जानना चाहते थे। उनके मन में ये प्रश्न उठता था कि आखिर भारत है क्या? यह भूतकाल की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? यानी भूतकाल की किस विशेषता का, भूतकाल की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? एक तो भारत है, भारत क्या है, और जो भारत है वो भूतकाल में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? दूसरा प्रश्न क्या उठता था? भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? ये नेहरू जी के दिमाग में आता था। भारत उनके खून में रचा बसा था। उन्होंने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया। भारत को किसकी दृष्टि से देखना शुरू किया? आलोचक की दृष्टि से। आलोचक है जो ये नहीं कि उसमें आलोचना ही करता, उसमें गुण और दोष दोनों देखता है और तटस्थ रहता है। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी। वे विशेष तत्व को जानना चाहते थे। नेहरू जी हैं जी विशेष तत्व को जानना चाहते थे। वे उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पे
टीले पर खड़े थे। नेहरू जी कहाँ खड़े थे? उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पे खड़े थे। वे हिमालय पर भी घूमते रहे, जिन सॉरी यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता है। ये जो सिंधु सभ्यता है मोहनजोदड़ो की, ये पूर्ण विकसित सभ्यता है। इसका ठेठ भारतीयपन हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है। भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया एवं भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित किया तथा स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। किन किन से? फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब और मध्य एशिया में जो देश आते हैं मध्य एशिया, इनसे प्रभावित भारत क्या रहा? प्रभावित रहा इनसे, और भारत ने इनको भी प्रभावित किया। नेहरू जी ने चीन और पश्चिमी एशिया से आए पराक्रमी यात्राओं की दास्तान को पढ़ा। चीन और पश्चिमी एशिया से आए यात्रियों की दास्तां को पढ़ा। किसने? नेहरू जी ने चीन और पश्चिमी एशिया से आए यात्रियों की दास्तां को पढ़ा और समझा। वे हिमालय पर भी घूमते रहे, जिनका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। मिथक, इसमें मिथक में इतिहास और कल्पना का मिश्रण रहता है। और दंत कथा, लोगों में जो प्राचीन समय से कहानियां चली आ रही हैं उन्हें दंत कथाएं कहते हैं। तो ये मिथकों में और दंत कथाओं में हमें ज्ञात होता है। पहाड़ों के प्रति, विशेषकर कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। किनका? यात्रियों का। भारत की विशाल नदियों ने उन्हें आकर्षित किया। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। इंडस और सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। यमुना के चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। यमुना के किनारे चारों ओर क्या क्या बिखरे पड़े हैं? नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक
कथाएं एकत्र हैं। कहाँ? यमुना नदी के किनारे। भारत की नदी गंगा भारत की हृदय पर राज करती है। गंगा कहाँ की नदी है? गंगा भारत के हृदय पर राज करती है। गंगा नदी क्या है? वो हमारी जीवन भारत की जीवन रेखा है, राष्ट्रीय नदी है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा है, गंगा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। नेहरू जी बताते हैं कि उन्होंने भारत के पुराने स्मारकों, पुरानी मूर्तियों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को देखा। नेहरू जी ने भारत के पुराने स्मारकों, पुरानी मूर्तियों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को देखा। नेहरू जी ने क्या क्या देखा? भारत के पुराने स्मारकों, पुरानी मूर्तियों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को देखा। वे अपने शहर इलाहाबाद या हरिद्वार में कुंभ के मेले के अवसर पर जाते थे। नेहरू जी इलाहाबाद और कहाँ? हरिद्वार कुंभ मेले में जाते थे। तो नेहरू जी का शहर कौन सा था? इलाहाबाद। उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र उभरे। उन्हें बुद्ध के पहले उपदेश का भी स्मरण यानी याद हुआ। बनारस के पास सारनाथ में उन्होंने बुद्ध का पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। उन्हें कुछ शब्द प्रतिध्वनि की तरह सुनाई दिए। प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि का मतलब है जो ध्वनि लौटकर वापस आती है। अशोक के पाषाण स्तंभ शिलालेखों के मध्य पाषाण स्तंभ यानी पत्थर के खंभे जिन पे कुछ लिखे जाते थे। ऐसे आदमी के बारे में बताते थे। वे एक महान सम्राट था। कौन? अशोक। फतेहपुर सीकरी में अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों के साथ संवाद करता था। फतेहपुर सीकरी में क्या करता था? अकबर धार्मिक संवाद करता था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी लेखक के सामने स्पष्ट होती है। उन्हें करीब 5000 साल से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा विलक्षण मालूम देती थी। इसका जनता पर गहरा प्रभाव था। भारत की शक्ति और सीमा।
भारत की शक्ति के स्रोतों और नाश के कारणों की खोज। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और स्रोतों के नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है कि भारत का नाश कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ। नई तकनीकी ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। पश्चिमी देश हैं वो क्या थे? तकनीकी आधारित थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया और पूर्व के देशों पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पुराने समय में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की पुराने समय में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद में सदियों से गिरावट आने लगी। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली नक्काशी लेने लगी। सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल साहित्य शैली विकसित हुई। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती चली गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। जो मूर्ति पूजा थी उसका जोर हो गया। इस हालात में भारत का हास होने लगा, किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं कि भाई इसके कारण ही भारत का नाश हुआ। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का लंबा दौर चला होता तो उसका अतीत से नाता पूरी तरह टूट जाता। पुरानी चीज़ों के अवशेषों पर नई चीज़ों का निर्माण होता है। इसी तरह भारत में निरंतरता बनी रही और पुनर्जागरण के दौर आते रहे। अक्सर पुराने का बाहरी ढांचा तो बदल गया पर अंदर की वस्तु नहीं बदली। प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य की लालसा ने गति प्रदान की। पुराने को नए बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को भी स्वीकार किया गया। अब है भारत की तलाश। भारत की तलाश। भारत की तलाश। लेखक भारत की तलाश कर रहा था। वह अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। मध्यम वर्ग खुद तरक्की करना चाहता था। मध्यम वर्ग क्या करना चाहता था? खुद तरक्की करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे में ऐसा न हो पाने के कारण विद्रोह की भावना पनपी। विद्रोह की भावना क्यों पनपी? विद्रोह क्योंकि अंग्रेजी शासन में हमारे मध्यम वर्ग है जो विकास नहीं कर पा रहा था, उनका शोषण कर रहा था अंग्रेजी शासन, इसलिए विद्रोह की भावना पनपी। पर उसे चुनौती देना या उखाड़ फेंकना उनके बस की बात नहीं थी। नए ताकतों ने सिर उठाया और एक दूसरे ढंग का भारत अस्तित्व में आया। लेखक ने वास्तविक भारत की तलाश शुरू की। इससे उनके भीतर समझ और द्वंद्व पैदा हुई। द्वंद्व की स्थिति, क्या करें क्या ना करें, उन्हें परिभाषित करना कठिन था। लेखक आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। उसके लिए भारत के लोगों का सारी विविधता के साथ अस्तित्व है। भारत ने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। भारत के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है जिसके कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। बहुत कुछ समाप्त हो जाने के उपरांत भी बहुत कुछ ऐसा है जो सार्थक है। इसके साथ काफी कुछ निरर्थक और अनिष्टकर भी है। भारत माता। भारत माता। सभाओं में अक्सर नेहरू जी ने लोगों से भारत के स्वरूप के बारे में चर्चा की। उन्होंने भारत के नाम पर भारत नाम की प्राचीनता बताई। उन्होंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर के पास कन्याकुमारी या केप कैमरिन तक अपनी यात्राओं के बारे में बताया। उन्होंने किसानों की विविध समस्याओं के बारे में कौन कौन सी समस्याएं, जैसे गरीबी है, कर्ज है, निहित स्वार्थ है, जमींदारी है, महाजन, भारी लगान और पुलिस अत्याचार पर चर्चा की। उन लोगों को प्राचीन महाकाव्यों, दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। किन लोगों को? भारतीय किसानों को।
लोग जब भारत माता की जय के नारे लगाते तब नेहरू जी उनसे पूछ बैठते कि भारत माँ की जय से उनका क्या आशय है। भारत माता की भारत माता की जय। तो किसान ये जब ये नारा लगाते तो नेहरू जी उनसे पूछते कि भारत माता की जय से आपका क्या आशय है। इसका सही सही उत्तर नहीं सूझता। एक व्यक्ति ने इसका उत्तर दिया, भारत हमारी धरती है। भारत क्या है? हमारी धरती है। भारत की प्यारी मिट्टी है। भारत की प्यारी मिट्टी है। भारत तो वह सब कुछ है। भारत में भारत के पहाड़, नदियां, जंगल, खेत और भारत की जनता। भारत माता की जय है इसी जनता जनार्दन की जय। भारत भारत में क्या क्या है? पहाड़, नदियां, वन, खेत, ये क्या है? भारत है। और जनता, जनता जनार्दन, जनार्दन, जनता जनार्दन। यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता। उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। जब वो किसानों से मिलते और जब वो किसान भारत माता की जय का नारा लगाते तो नेहरू जी उन्हें पूछते कि भारत माता की जय से आपका क्या आशय है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते कि भारत हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। भारत तो वह सब कुछ है। भारत में क्या है? पहाड़ हैं, नदियां हैं, वन हैं, खेत हैं और भारत की जनता है। भारत की जनता जनार्दन है। तो इस प्रकार नेहरू जी की आंखें चमकने लगती। अब है विविधता में एकता। भारत की विविधता, भारत की विविधता। इसमें क्या है? भारत की विविधता भी अद्भुत है। प्रकट रूप में यह दिखाई नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिणवासी तमिल में बहुत कम समानता है। उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग, इनमें असमानता है, यानी समानता बहुत कम है। इनके चेहरे मोहरे, खान पान, ओढ़ावा, पहनावा, भाषा बहुत अंतर है। खान पान, पहनावा, भाषा, संस्कृति, सब रहन सहन, इनमें क्या अंतर है? उत्तर भारत के लोगों में और दक्षिण भारत के लोगों में विशेष समानता नहीं है। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय 2000 वर्ष पहले प्रसिद्धि की चरम पर था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व क्या था? अपनी उन्नति की चरम पे था। पहले पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है, बाकी की स्थितियां किन्हीं इन दोनों के बीच की हैं। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर इन सब पर भारतीयों की गहरी छाप है। भारत में विविध भाषाओं के बोलने वाले हैं। प्राचीन चीन की तरह भारत अपने आप में एक अलग दुनिया थी। यहाँ विदेशी भी आए और जज्ब हो गए, यानी शामिल हो गए, खप गए। किसी भी देश या समूह में छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। किसी भी देश में छोटी बड़ी विभिन्नताएं हैं, वो की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। आज राष्ट्रवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है। विदेशों में भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट
होते रहते हैं। हमारे भारतीय हैं जो विदेशों में एकजुट रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। एक हिंदुस्तानी भले ही किसी भी धर्म का हो, वह अन्य देशों में हिंदुस्तानी ही कहलाता है, माना जाता है। सभी के मन में अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग तस्वीरें होती हैं। कहीं किन्हीं दो आदमियों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। कोई भी इस दुनिया में कोई भी आदमी है, सबकी एक सी सोच नहीं होती। यहाँ के विविध प्राकृतिक वातावरण के बारे में, यहाँ के गांव कस्बों और शहरों के बारे में हम अपनी पसंद की तस्वीरें बनाते हैं और सहेज कर रखते हैं। एक जन संस्कृति। जन संस्कृति लेखक को हर जगह एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। जनता के जीवन पर गहरा असर था। इसकी पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुरा कथाओं का मेल था। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत जनता के बीच प्रसिद्ध थी। महाभारत और रामायण ये क्या थी? जनता के बीच प्रसिद्ध थी। वे एक ऐसी कहानी का उल्लेख करते हैं जिसमें कोई नैतिक उपदेश निकलता है। लेखक के मन में लिखित इतिहास और तथ्यों का भंडार है। गांव के रास्ते से गुजरते हुए लेखक की नज़र मनोहर यानी मनोहर, मन को हरने वाली, मनोहर स्त्री पुरुषों को पर जब उनकी दृष्टि पड़ती तो विस्मय विमुग्ध हो जाते, यानी आश्चर्यचकित हो जाते। चारों ओर अनगिनत विपत्तियां फैली हुई थी। इस तरह विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। लेखक को इस बात की हैरत होती कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिसने भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। भारत में स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। भारत में नम्रता और भलमानस थी। 2000 वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन थी। इसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। यानी भारत में जो अद्भुत सौंदर्य है वो कैसे रह पाया? अब यहाँ के लोग सहनशील थे और कर्मठ थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये पाठ आपको पसंद आया होगा। आशा है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं अगले वीडियो में हम आपको सेंड कर देंगे, भेज देंगे। आप समय का सदुपयोग कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए और ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।